ओके, तो हम असाइनमेंट के डाउट्स ले रहे हैं। ओके, असाइनमेंट 1 के लेंगे पहले, फिर असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 दे। असाइनमेंट 1, क्वेश्चन 7 is a doubt. Which Kepler's law of planetary motion led to Newton establish the inverse square rule? तो जब हम थर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कर रहे थे, उसमें हम थर्ड लॉ जब पढ़ते थे, थर्ड लॉ क्या थी? थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज, बताओ। बोलते क्या है उसे? अरे मतलब स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हाउ वुड यू स्टेट इट? थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, याद करो जल्दी। ये तो सबको पता है, आर स्क्वायर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, 1 अपॉन आर स्क्वायर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, आर क्यूब वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर क्यूब वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो हम ऐसे लिखते थे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ऐसे लिखते थे। बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करके आया करो, बहुत बार बोला है मैंने। हाँ, एक ही बात है वैसे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लिखो या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब लिखो, दोनों में स्टेट मतलब सेम बनता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों। अच्छा, तो ये लॉ क्या कहती थी? ये लॉ कहती थी द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ टी क्या था? पीरियड ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। एलिप्स में रेडियस होता था, सेमी मेजर एक्सिस। पढ़ने लगो बेटा, टेस्ट होगा बाद में तुम्हारे, चैप्टर खत्म होते ही। दोबारा, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द, सेमी मेजर एक्सिस, बस इतना काफी है। मतलब ये लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कह रहा था। इस लॉ के थ्रू ही जो हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल था, इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था? इनवर्स स्क्वायर रूल वाज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये लॉ कहाँ से आया था? ये लॉ एग्जैक्टली इस रूल से ही आया था, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से आया था। तो कभी आपसे पूछा जाए कि विच लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इनवर्स स्क्वायर, तो दिस लॉ, एंड ये लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर। ओके, नोट दिस डाउन। Next question asks, what is the acceleration produced by a freely falling object of mass 10 kg? हमें पता है g is independent of mass, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होता है, तो g is always 9.8 मीटर पर सेकेंड पर। ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है? बिकॉज हमें पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एक बार हम दो फॉर्मूले लगाते हैं ग्रेविटी में, एक लगाते हैं m इंटू जी, मास इंटू acceleration due to gravity, which is equals to capital G m small m ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहाँ पे r स्क्वायर। सो यहाँ पे m और m कट जाते हैं, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M, which is the mass of earth divided by r square. That is the reason it is independent of mass. ये जब डिराइव करोगे, आप प्रूव करोगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तब भी यही प्रूफ दिखाना होता है न्यूमेरिकल। ओके, सो इसकी वैल्यू 9.8 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास 10 kg हो या 10,000 kg हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। Next, the gravitational force between two objects is 100 Newton. So we have force given as 100 Newton. What should be the distance in the object so that the force becomes 50 Newton? So हमें क्या करना है? F was is equals to क्या होता है? कैपिटल G m small m divided by d square. This is equals to 100 Newton. Okay, हमें क्या करना है? हमें डी की वो वैल्यू निकालनी है, और सब कुछ सेम रहेगा। मतलब जो नया है F2,
F1 था, F2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू जी, वही रहेगा सेम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m उतना ही रहेगा, स्मॉल m भी उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d नहीं चाहिए हमें, तो ये d1 था तो मान लो ये d2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक से दूसरे की वैल्यू निकाल के डाल दो। फॉर एग्जांपल यहाँ से जी एम स्मॉल m की वैल्यू क्या है, 100 d1 स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो वी हैव 50 is equals to 100 d1 square divided by d2 square, okay. So a 51 52, this means d2 square is equals to 2 d1 square, d2 is equals to under root 2 d1 square is equals to under root 2 d1. So basically distance को क्या करना है, what should be the distance between the objects, change root 2 times करना है हमें distance। हाँ, तो रूट टू, अगर जो भी डिस्टेंस होगा उसका रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग। देखो नेक्स्ट देखते हैं, टू बॉडीज ऑफ मास, बाय द वे दिस हैज, यहाँ पे असाइनमेंट 3 स्टार्ट हो गई है, सॉरी असाइनमेंट 2 स्टार्ट हो गई। हाँ न्यूमेरिकल्स वाला, तो असाइनमेंट 2 स्टार्ट हो गई है गेस में। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी हैव two bodies of masses 2 kg and 4 kg respectively, separated at a distance of 2 meter. What should be the body of, where should the body of 1 mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to A and B is 0? तो मान लेते हैं A यहाँ पे, ठीक है, और B यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक और ऑब्जेक्ट है, वेयर शुड अ बॉडी ऑफ 1 kg बी प्लेस सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू ए एंड बी इज 0। मतलब हमें इसे कहीं पे प्लेस करना है, हमें ऐसे कहीं पे प्लेस करना है, ऐसे मान लो ये सी ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 1 kg, सच दैट 2 kg के ऑब्जेक्ट से एंड 4 kg के ऑब्जेक्ट से जो फोर्स लग रहा है उस पे वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो हमें बस क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो सेम रखनी है, ठीक है। और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये मान लो डिस्टेंस 1 है एंड ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस का सम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट है ये और भी, तो ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 2 मीटर्स। तो सॉल्व करते हैं, पहले पहले केस में F1 इज इक्वल्स टू, F लिख दो सीधा क्योंकि दोनों में फोर्स सेम होंगे, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M, ऐसा लिखो, देखो वी वांट द फोर्स 1 टू बी इक्वल टू फोर्स 2, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमें चाहिए कि वो फोर्स 2 के इक्वल हो, बस नेगेटिव हो, तो वी हैव F1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव F2, so we'll write capital G M1 M2 divide by D1 square is equals to capital G M1 M2 divide by D2 square। कैपिटल जी कैपिटल सेम है, कट गए। यहाँ पे मास 1 क्या है 2 kg इंटू मास 2 क्या है 1 kg डिवाइड बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मास 1 क्या है 1 kg इंटू मास 2 क्या है 4 kg डिवाइड बाय D2 स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कट गए, सो वी हैव, और माइनस आ गया, तो वी हैव D2 स्क्वायर is equals to minus 2 D1 square, okay। and हमें पता है D1 plus D2 is 2, तो बस ऐसे सॉल्व कर देते हैं। वी हैव यहाँ पे D1 plus D2, ऐसे एक्स वाई ले लो इनफैक्ट ना, मे बी D1 D2 में तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको एक्स वाई ले लो, ज्यादा आसान, दिखने में आसान लगेगा। तो एक्स और वाई डिस्टेंस है, वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर, ये D1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, सॉरी D2 स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ओके। सो वहाँ एक की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ से एक्स निकाल वाई निकाल लेते हैं, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर
is equals to -2x square. So this means एक x स्क्वायर को उधर भेज देते, होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर मतलब x, ये तो d1 क्या है, d1 x है, d2 क्या है, y है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये तो आएगा, तो ये आ गया। सो वी हैव इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर देते हैं, सो थोड़ी स्पेस बना के। So we have 2 minus x square minus 2x square. So we have 2 square 4 plus x square minus 4x is equals to minus 2x square. So इधर ले आते हैं. So we have 3x square minus 4x plus 4. Okay. So कैसे solve कर सकते हैं? So 6 minus 3x square minus 6x plus 2x plus 4, 3x कॉमन ले लेते हैं, x minus 2, ठीक है ना, कुछ तो गलत है, क्या गलत है, अच्छा नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और सब तो सही है, बट ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा अगर ऐसे हुआ तो। हाँ कुछ कैलकुलेशन में एरर है, ऊपर से देखते हैं एक बार। तो अगर मैं नेगेटिव नहीं लूं फोर्स में, देन लेट मी सी, हमें चाहिए हाँ, ए के लेफ्ट में प्लेस करेंगे तो फिर उस पर इफेक्टिवली जीरो फोर्स कैसे लगेगा, अगर यहाँ आप कह रहे हो यहाँ पे प्लेस करेंगे। एक सेकेंड, where should the mass of one energy be placed so that the gravitational force on this body due to body A and B is zero? Maybe you are right, क्योंकि सेंटर में रख के तो वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, तो उसको अगर लेफ्ट में रखेंगे हम, तो हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली जो उस पर फोर्स लगेगी, तो अच्छा चलो बीच में रख के नहीं है तो ऐसा करते हैं, इसे इसके लेफ्ट में रखते हैं, सो इफेक्टिवली अगर हम ये करके देखें, लेट्स सी, लेट्स ट्राई दैट आउट। करना तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, तो वी हैव लोकेशन चेंज कर रहे हैं बस हम इसकी। अब क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सी यहाँ पे है, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम होना चाहिए। सो वी हैव 1 kg, वी हैव 2 kg एंड वी हैव 4 kg। सो अगेन जी, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, मान लो इसको x ले लो, इसको y ले लो। सो वी हैव m1 m2 by d1 square is equals to m1 m2 by d2 square. So let's solve this. जी कट गए, m1 is 1 into 2 divided by x square is equals to 2 into 4 divided by this is d2 square. So d2 कितना है, y square. So we get 2 कट गए, y square is equals to 4x square. So y is equals to क्या आ गया, 2x. Y is equals to 2x आ गया, and we know that x plus y is equals to 2, इन दोनों का टोटल डिस्टेंस, सॉरी y is equals to 2 है यहाँ पे, y तो 2 दे रखा है, so y 2 दे रखा है तो x क्या आ गया, y plus x नहीं होगा यहाँ पे, so we have y equal to 2। अब तो ये डिफरेंस 2 है ना, बस ए और बी के बीच में डिफरेंस था वो तो हमने दूर रखा है, तो वी हैव y is equals to 2। तो अगर y 2 रखेंगे तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, क्या y is equal, नहीं मैंने ये ले रखा है, ए टू बी का, ए टू बी का ले रखा है, ठीक है। तो वाई टू एक्स आ रखा है, अगर यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो एक्स क्या आ गया, 1, एक्स 1 आ गया, फिर वाई टू एंड एक्स 1 हमें निकालना क्या था, वेयर शुड बी इट प्लेस, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए 1 1 मीटर्स, ठीक है, 1 मीटर दूर रखना है हमें उसे, इफेक्टिवली फोर्स सेम होगा, ठीक है। लिखो, सो फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना,
hence the object must be placed 1 meters from A. जैसे हम पहले कर रहे थे ना वो सही था, बुक में मैंने अभी देखा, तो जैसे हम पहले कर रहे थे वो सही था, हमें ऑब्जेक्ट को बीच में ही लेना था। ये साइड में लेके आंसर तो आ रहा है कुछ, बट द थिंग इज कि वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेगेटिव। नेगेटिव सिंस हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, तो इट वुड नॉट गिव यू द इफेक्ट। इफेक्टिवली ये टोटल फोर्स दे रहा है बट नॉट द सेम फोर्स। तो हाउ वी वर डूइंग वाज द करेक्ट वे, बस उसमें द प्रॉब्लम इज कि जब आपके रूट्स आएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सी इफ आई कैन अंडू इट दैट मच, आई डोंट थिंक आई कैन अंडू इट, उतना अंडू मैं कर नहीं सकता। लेकिन फाइनल जो इक्वेशन आपकी बन रही थी ना, उससे उसके रूट जो रूट्स आएंगे, जो आंसर आएंगे रूट में आएंगे। दैट इज द रीजन कि हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। इट्स नॉट अ प्रॉपर आंसर, बट करना वैसे ही है कि आप सी को जो है मिडिल में लोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था। तो मिडिल में लेके एक बार ट्राई करना दोबारा से, लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट दैट वे। अगर आप इक्वेशन से निकाल पाओ तो ठीक है, ये मत नोट करना, दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन वाज हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, हाउ मेनी डेज विल इट मेक इन 1 ईयर। सो हमारा एलिप्स बनाते हैं, याद करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ क्या कहता था कि हमारे जो आर क्यूब है दैट इज इक्वल्स टू आर क्यूब बाय आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा अगर ये कांस्टेंट की इक्वल है तो लिख देते हैं आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के। ओके, अब से देखते हुआ क्या, तो हमें अगर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो अगर हमारा सन यहाँ पे था, ठीक है, एंड देन अर्थ कहाँ पे था, अर्थ मान लो यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। सो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हाफ हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, हाउ मेनी डेज विल इट मेक इन 1 ईयर। तो ये जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम इज इक्वल्स टू 365 डेज, ठीक है। एंड जो आर की वैल्यू है वो क्या हो गई है, हाफ द प्रेजेंट वैल्यू हो गई है। तो इसके बेसिस पे निकाल के देखो कितने आते हैं, ट्राई करो। क्या बेटा मैथमेटिक्स कर रिवीजन कर रहे हैं, नॉट रियलिस्टिकली। इसलिए कर रहे हैं कि और दूसरे प्लैनेट्स पे क्या हो सकता है, सब यही फॉलो करते हैं। ये ध्यान से करो। चलो देखो मैं ही कराता हूँ। देखो प्लैनेटरी मोशन है तो एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट फिक्स रहेगा। सो मान लेते हैं पहले हमारे पास टर्म वन था, ठीक है। टर्म वन में टर्म वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, हाँ, टर्म वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू, ये लिख लो के इंटू आर क्यूब आर वन क्यूब, ठीक है। पहले क्या थी हमारी टी वन, फिर और आर वन डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे टर्म टू से, मतलब जो नया टर्म दे रखा है हमें हमें पूछा गया ना नए कितने दिन होंगे, तो मान लेते हैं टर्म टू स्क्वायर विल ऑल्सो भी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो, के इंटू आर टू क्यूब इस बार, है ना, आर टू क्यूब होगा इस बार। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज क्या, हाँ अभी आर वन टू ही लिखेंगे, मतलब ये आर वन को करेंगे हम, भाई आर वन के फॉर्म में लिखेंगे। सो टी वन अपॉन टी टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के तो कट गए, आर वन अपॉन आर टू होल क्यूब, है ना। अच्छा आर वन अपॉन आर टू को क्या लिख सकते हैं हम, टू आर वन, है ना। आर टू को हम लिख सकते हैं टू आर वन होल क्यूब,
R1 कट गए, we have 1/2 whole cube which is equals to 1/8. ठीक है, so we have T1 by T2 करें, T2 by T1, so it was हाफ हुआ था ना, एक सेकेंड, हाफ हुआ है तो मेरे को 2R की जगह R by 2 करना था. This is not 2R1, this is R1 by 2. So here 1 by 2 whole square, which is 1 by 1 by 2 whole cube, which is not 1 by 8 but simply 8. So this is 8. तो ये आ गया हमारे पास equal to 8 times. So we have, अगर T1 is to T2 का रेशियो क्या आ गया, 8 is to 1. So T1 is to T2 is equals to 8 is to 1. T1 कितना है, 365 days. तो T2 कितना हो जाएगा, 365 by 8. तो T2 is equals to 3 T1 8 is to 1 है ना, तो ज्यादा बड़ा क्या होगा, T1 होगा. T2, तो we have 365 by 8 which is equals to, मतलब सॉरी दिस इज स्क्वायर्स का रेशियो है ना, तो ये डिवाइड बाय √8 होगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यू नॉट नीड टू कैलकुलेट इट, बट इसकी वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे 129 आ रही है. सो वी हैव 129 डेज. सो आपको कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, √8 नहीं आएगा, आपको सिंपल कैलकुलेशन आएगी. तो दिस इज 365 by 2. आप सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देना, 365 by √8 T2 आएगी 129 डेज. सो सी हम प्लानिटरी मोशन के लॉस से दिन भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस चेंज होगा तो दिन कैसे चेंज हो जाएंगे. ओके, नोट करें. The earth attract two objects at same distance. So we have been given two objects. मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है x एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है y. ठीक है, x y ले लेते हैं. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम दे रखा है. ठीक है, तो डिस्टेंस को सेम ले लेते हैं, डिस्टेंस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ d, एंड देन यहाँ पे भी डिस्टेंस d ले लेते हैं. फोर्स भी सेम दे रखा है तो फोर्स F ले लेते हैं, फोर्स F ले लेते हैं. मास ऑफ अर्थ को हम M E लिख लेते हैं, M E, दिस इज मास ऑफ अर्थ. तो फोर्स सेम, डिस्टेंस सेम, मास ऑफ अर्थ सेम. वी नो दैट F, ठीक है, सिंस फोर्स सेम है, सो मान लेते हैं जैसे F1 बुलाते हैं, F2 बुलाते हैं. सो वी हैव F1 is equals to F2. फॉर्मूला क्या कहता है, कैपिटल G M-E into M which is X divided by D square is equals to capital G M-E into Y divided by D square. सब कट गए. So we have X is equals to Y और M1 is equals to M2. Hence proved. अगर आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स का है तो बस लिख दो कौन का है, क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ first object A, mass of object A, mass of object B, distance of A from Earth, यहाँ पे distance of B from Earth. ठीक है, एंड या फोर्स, मतलब समझ गए ना क्या करना है. तो दिस इज मास ऑफ अर्थ, इसमें तो मेरा सही नहीं होगा, मास ऑफ अर्थ. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन. नोट दिस डाउन. Gravitation force is known to exist between all bodies in this universe. By the way, this is assignment 3 that we have started. So we have this assignment 3. Okay, gravitation force is known to exist between all bodies in this universe due to the existence of gravitation force between Earth and Moon. Moon should experience a pull towards Earth and vice versa.
Do you expect the orbit of moon to change due to this force of attraction? Give reason to support your answer. हाँ, तो basically there is a balance between centripetal force through the Earth's gravity and the moon inertia. ठीक है, क्योंकि वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन बार बार कॉन्टिन्यूअस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो रही होगी, इसकी वजह से इट मेंटेन्स अ स्टेबल ऑर्बिट. क्या? मैंने नहीं देखा. Why does the moon not have atmosphere? इसका आंसर like there are other reasons also, but it's because moon's gravitational gravity is not strong enough to hold atmosphere. Okay, so like simple answer. ये लिख लो. तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं जिसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है. ठीक है, kgs, and m2 would be 9.1 into 10⁻⁻31 kgs again, and distance between them is given as 10. This is known as angstrom, और ये होता है equal to 10⁻⁻10 meters. ठीक है, so like एक एंगस्ट्रॉम इज क्या? हाँ, ए के ऊपर डिग्री मान लो. हाँ, तो दिस इज 10⁻⁻10 मीटर्स. ये एटॉमिक रेडियस है, बहुत छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए तो दिस इज 10⁻⁻10 मीटर्स. बस फॉर्मूला लगाते हैं. सो वी हैव जी of f is equals to capital G m1 m2 divided by t square. So this is equals to 10, ये दे रखा है ना. हाँ, so we have f is equals to 6.67 into 10 to the power, बोलो, -11 into 9.1 into 10 to the power -31 whole to the power 2, क्योंकि दो बार है, divided by 10 to the power -10 whole to the power 2. So this is 6.67 into 10 to the power 20 divided by 10 to the power 11 into 10 to the power 62, and नीचे we have yeah 10 to the power -10 meters. 10 meters है ना. So 1 is ये 9 हो जाएगा, एक और 10 है यहाँ पे, तो 10 to the power 9 हो जाएगा, तो 18 रहेगा. 10 to the power minus नहीं 10 नहीं 1a is equals to है, तो ये 10 into 10 to the power -10 हो जाएगा. ठीक है, तो 1a is equals to 10 to the power -10 meters. तो ये एक 10 कम हो गया ना यहाँ पे, तो ये 9 हो गया 18, और तो बस इसे सॉल्व कर दो. सो वी हैव, और यहाँ पे इंटू 9.1 स्क्वायर भी है,
So you will be calculating this 6.67 into 9.1 square into 10 to the power 18, 10 to the power 11, and 10 to the power 62. So 18 minus 11, 7, 7 minus 55, 10 to the power minus 55. So in this puri calculation को solve करोगे answer आ जाएगा. I'm leaving the calculation to you because obviously that is of no use wasting the time on it. ये लिख लो बस कि कैलकुलेट करना है. Mathematically prove that the acceleration due to gravity of a body is independent of its mass. ये technically हम कर चुके हैं. So we know that force is equals to mass into acceleration. So gravitational force, where m is the mass of object, a is the acceleration of object. तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू m इंटू जी. यहाँ पे m क्या है आपको बताना होगा, g क्या है आपको बताना होगा. देन कॉमा F इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, सो वी हैव F is equals to m into g is equals to capital G m divided by m r square. So m और m कट गए तो small g is equals to g m divided by r square. Since and mass of object is eliminated from equation, hence g does not depend on. ठीक है, बट ये दोनों चीजें क्या है आपको लिखना होता है. और कैपिटल एम भी क्या है बताओ, कि नॉट जस्ट यूज दैट. हाँ, एम मास ऑफ व्हाट है, r this radius of earth, g acceleration due to gravity, m mass of object. Okay. A car falls off the ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. What is the average speed during the 0.5 second? Average speed के लिए we have continuous acceleration, तो initial plus निकाल देते हैं ना. यहाँ पे u क्या है? u is equals to 0 meter per second. v निकालने के लिए, ठीक है, v निकालने के लिए क्या करेंगे हम? v is equals to u plus gt. So we have v is equals to 0 plus g कितना है, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी है तो 10 प्लस लेंगे इनटू t कितना है 0.5 is equals to 5 मीटर पर सेकंड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइड बाय 2. हाँ, एवरेज वेलोसिटी मान लो, मतलब इस केस में तो सेम ही रहेंगी चीजें. एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाय 2 इफ is constant. ये हमेशा याद रखना है, बिना कांस्टेंट के नहीं यूज कर सकते. बिना कांस्टेंट के आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा. सो ये कांस्टेंट है तो u प्लस v डिवाइड बाय 2 कर दो तो 5 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, बस.